हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज आप लोगों को आपके 12th कक्षा की जो किताबें हैं उसका जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, उसका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बातचीत। इसके बारे में आज आप लोग इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है? तो क्या होगा इसका नाम? बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। फिर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 1 मिनट, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये क्या है? एकांकी है? नहीं। कहानी है? नहीं। यात्रा संस्मरण है? नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वह एक ललित निबंध है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बालकृष्ण 1 मिनट, हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 को? नहीं। 23 जून 1844 को? हाँ, इसी दिन हुआ था। यहाँ पे नहीं है, ये डेट गलत हो जाएगा और ये डेट गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 23 जून 1844 ईस्वी को। फिर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो हम यहाँ पे देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन है वो है 20 जुलाई 1912 को। नहीं, ये नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ था। 20 जुलाई 1915 को ये सही डेट है। इसी दिन बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, दूसरा ऑप्शन है पटना बिहार, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। 1 मिनट, हमारा अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे हमें देखना है क्या बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम देनी प्रसाद भट्ट था? नहीं। बेनी प्रसाद भट्ट था, सैनी प्रसाद भट्ट था और टेनी प्रसाद भट्ट था। तो ये दोनों तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, फिर हम 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2021 या 2022 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, क्या वे चिकित्सक थे? नहीं।
शिक्षक थे? नहीं। समाज सेवी थे? नहीं। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ख, वो एक व्यापारी थे। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस पे। वन मिनट। हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चंस है वो है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो बालकृष्ण भट्ट के मन में जो उनको अध्ययन की जो रुचि एवं लालसा जगाई थी वो उनकी माँ थी, और उनकी माँ का नाम पार्वती देवी था। आपका इससे 2 क्वेश्चंस हो सकता है। सिर्फ अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था, तो उसका भी आंसर पार्वती देवी होगा। और अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, तो इसका भी आंसर होगा माता पार्वती देवी। ये नहीं होंगे, ये इसके रॉन्ग ऑप्शंस है। इसका जो सही ऑप्शंस होगा वो है माता पार्वती देवी। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस है, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्ज़ाम कब पास की थी? बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1872 में की थी। आपको पहले सोचना है। नहीं, 1872 में उन्होंने नहीं किया था, 1870 में भी। ये सब गलत ऑप्शन दिया हुआ है। आपका जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा 1867 में उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से उनकी जो एंट्रेंस का जो परीक्षा होता है उन्होंने पास किया है। ठीक है, तो हम फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना किसने प्रारंभ किया था? हिंदी प्रदीप की एक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। किसने निकाला था उसको? क्या प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था? नहीं। राधाचरण गोस्वामी ने निकाला था? नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने ही हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका निकाली थी। भगत सिंह भी इसका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस पे। 1 मिनट। यहाँ आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया था? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शंस में 36 वर्ष, 33 वर्ष, 40 वर्ष और 27 वर्ष। तो आपको इसमें देखना है कि 36 वर्ष तक तो नहीं किए थे, 33 वर्ष, 40 वर्ष भी नहीं किए थे, और 27 वर्ष। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 33 वर्ष। ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये जीवनी में लेखक परिचय जो होता है उसमें ये सब दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस लेखक परिचय से ही है। फिर आगे हम चलेंगे। 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चंस पे, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की है, या श्रीनिवास दास की है, या मोहन राकेश की है, या भगत सिंह की है? आप लोग कंफ्यूज होइएगा इस क्वेश्चंस में कि ये है बालकृष्ण भट्ट की। दरअसल हम ये चैप्टर जो पढ़ेंगे बातचीत, और उनके जीवन परिचय से ये लिया गया है ये क्वेश्चंस, लेकिन ये रचना जो है ये श्रीनिवास दास जी की है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये हो जाएगी श्रीनिवास दास की। ठीक है, इसका मोहन राकेश की नहीं है और भगत सिंह की भी नहीं है। ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनिवास दास। ठीक है, तो हम आगे फिर 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं।
हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चंस है वो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो रचना है वो सब बालकृष्ण भट्ट की ही है। किरातार्जुनीय ये भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। अंतराल भी उन्हीं की रचना है और सीता वनवास ये सब उनकी ही रचना है। लेकिन आप लोग को इसमें से चुना है उपन्यास, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे क्या किरातार्जुनीय उनका उपन्यास है, या नूतन ब्रह्मचारी, या अंतराल, या सीता वनवास। तो इसमें देखेंगे ये उनका नाटक था। किरातार्जुनीय जो है उनका नाटक है, सीता वनवास भी उनका नाटक ही है। लेकिन नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उनका उपन्यास है। ये क्या है, उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो क्या है, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, ये नाटक है, ये सब उन्हीं की रचना है, लेकिन जो उपन्यास है वो नूतन ब्रह्मचारी है। ठीक है, आगे हम 14 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये है हमारा 14 नंबर क्वेश्चंस। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है। इसमें से आपको देखना है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा नहीं है। इसमें से कोई एक होगा जो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है, बाकी 3 जो है वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रहस्य कथा, तो रहस्य कथा उनका ही उपन्यास है, उनका उपन्यास है। गुप्त बैरी भी उनका उपन्यास है। हमारी घड़ी भी उनकी ही लिखी हुई रचना है, वो भी उपन्यास ही है। कंकाल, ये कंकाल नहीं है उनका, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है दरअसल। ये किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है, तो ये तो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ये भी है और ये भी है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसका मेन आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंकाल। ठीक है, कंकाल बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास नहीं है, उनकी रचना है ही नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे है दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको देखना है क्या उनका उपन्यास है। यहाँ पे है दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है। क्या वो नाटक है, या उपन्यास है, या प्रहसन है, या कहानी है। आपको इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे उपन्यास तो उनका नहीं है, ये प्रहसन भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं है। तो दरअसल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नाटक। दमयंती स्वयंवर क्या है, उनकी ही रचना है और वो नाटक है बालकृष्ण भट्ट की। और फिर हम 15 नंबर क्वेश्चंस हो गया। अब हम 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चंस है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आपको हिंदी में जितने भी मिलेंगे लगभग सब आधुनिक काल का ही दिया हुआ है। और तो यहाँ पे हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो पहला है इसमें आदिकाल के तो नहीं है, वो भक्ति काल के भी नहीं होंगे, रीति काल के भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप लोग पढ़े हैं किस काल के रचनाकार है, तो वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, और अब हमें देखना है कि वो किस युग के रचनाकार है। तो उनका जो काल था वो तो आधुनिक काल था, और उनका जो युग है वो प्रेमचंद युग है, नहीं, द्विवेदी युग नहीं,
भारतेंदु युग हो जाएगा। क्यों, अगर एक है तो इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, तो अब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपसे काल पूछ रहा है काल हो जाएगा आधुनिक काल, कि वो किस काल के रचनाकार है। तो आधुनिक काल, और अगर युग पूछे तो युग हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब हम 18 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चंस है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो किन दो अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। तो यहाँ पे जो हडसन एफ से नहीं किया हुआ है, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर से भी नहीं किए हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा एडिसन और स्टील। एडिसन और स्टील से किया गया है उनकी तुलना। ठीक है, तो हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस पे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चंस है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए क्या निकलता है, आपके पाठ्य पुस्तक में ये लाइन दिया हुआ है स्पष्ट रूप से, क्लेश नहीं, द्वेष नहीं, मवाद और धुआं। ठीक है, बातचीत के जरिए मवाद और धुआं निकलता है। इससे अभी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ग, मवाद और धुआं। ठीक है, अब हम 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चंस है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देख सका था। वो कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 22 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 27 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 16 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष। तो इसका जो 22 वर्ष तक नहीं, ये गलत ऑप्शन है। इसका 27 वर्ष भी गलत ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16 वर्ष, ये राइट ऑप्शन है। अब हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस पे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक आवाज़ सुनी थी। ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो जो था किसी मनुष्य को न देखा था, किसी मानव मुख न देखा था और न किसी की आवाज़ सुनी थी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इससे अगला क्वेश्चन जो किया था कि कितने वर्षों तक उन्होंने नहीं देखा था, तो उसका राइट ऑप्शन था 16 वर्ष। अब हमें ये देखना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ये है ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है फ्राइडे के, दूसरा है संडे के, तीसरा है एडिसन के और चौथा है स्टील के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। ठीक है, उसने फ्राइडे के मुख से पहली बार आवाज़ सुनी थी। ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चंस पे। ट्वेंटी 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। यहाँ पे इस चैप्टर में दो विचारकों का मत दिया गया है, पहला है बेन जॉनसन और दूसरा है एडिसन। तो ये इसमें से चुनना है, आपको चूज करना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। इसका पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है बेन जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है मिल्टन और चौथा ऑप्शन है आपका स्पेंसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडिसन। ये एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तीसरे के आने से वो बातें जो है उनके बीच जो हो रही होती है वो कोसों दूर तक चली जाती है, ठीक है। उनके बीच जो मूलतः जो भावना है वो प्रकट नहीं हो पाता है, वो बस दो व्यक्तियों के बीच की ही भावना होती है। तो यहाँ पे हम फिर थर्ड नंबर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिशन। फिर हम 23 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ट्वेंटी 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा या यह किसका मत है, ठीक है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एडिसन, दूसरा ऑप्शन है बेन जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है मिल्टन और चौथा ऑप्शन है हमारा स्पेंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं एडिसन का तो कहना था कि जो मूलतः जो बातें होती है वो केवल दो व्यक्ति में हो सकती है। ये यहाँ पे बेन जॉनसन है और यहाँ पे मिल्टन है स्पेंसर। मिल्टन का यहाँ पे इस चैप्टर में चर्चा नहीं दिया गया है और ना स्पेंसर का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन का ही कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही उनके गुण दोष का पता चलता है कि वो कैसे है। वास्तव में ऐसा होता है कि आप बिना बोले किसी को नहीं परख सकते हैं कि वो कैसा होगा, बोलने से ही उसके गुण दोष का आपको पता चलेगा। फिर हम 24 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चंस है, चंडू खाने जो शब्द है का क्या अर्थ है। चंडू खाना शब्द का क्या अर्थ है। पहला है यहाँ पे बाल मुड़वाने की जगह, दूसरा है बाल मुड़वाने की जगह, दूसरा है चांडालों के रहने का स्थान, तीसरा है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान और आपका चौथा ऑप्शन जो है वो है पेड़ लगाने का स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, ठीक है। अब हम अगली क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसके पास है। इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका वासियों के पास, दूसरा ऑप्शन है जापानियों के पास, तीसरा ऑप्शन है यूरोप के लोगों के पास और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो अमेरिका वासियों के पास नहीं है, जापानियों के पास भी नहीं है ऐसा, और यूरोप के लोगों के पास, इस चैप्टर में जो चर्चा की कि यूरोप के लोगों का जो बात करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी बेटर होता है, उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बात करने का जो वो हुनर है किसके पास है, यूरोप के लोगों के पास, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। 26 संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा, तीसरा ऑप्शन है आत्मीयता और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे प्रवाहपूर्ण भाषा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा तर्क की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। हमारे संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो आत्मीयता की है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मीयता। अब हम 27 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं।
मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा ऑप्शन है तर्कपूर्ण बात करना। तीसरा ऑप्शन है भीड़ से बात करना। और चौथा ऑप्शन है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। विद्वतापूर्ण बात करना नहीं, इसका ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर बात करना, अपनों से बातचीत करना, मतलब खुद से हमें बातचीत करना चाहिए कि हमें कैसा अनुभव हो रहा है, तभी हम दूसरे के सामने बोले तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन जो है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चमनिस्तान का क्या अर्थ है? चमनिस्तान का क्या अर्थ है? तो ये है एक देश का नाम। पहला ऑप्शन इसमें है एक देश का नाम। दूसरा ऑप्शन है चिमनी का नाम। तीसरा ऑप्शन है हरे भरे बागों का इलाका। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है राज्य। क्या चमनिस्तान एक देश का नाम है? नहीं, चिमनी का नाम है। चमनिस्तान दिया हुआ इसलिए इसमें ऑप्शन में एक डाला गया है चिमनी का नाम, ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राज्य है, ये भी नहीं होगा, राज्य का भी नाम नहीं है चमनिस्तान। मेन रूप से इसका जो अर्थ है चमनिस्तान का वो है हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, तो हम 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? बातचीत जो निबंध है उसके माध्यम से लेखक हमें किस चीज़ की सूचना देते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं उसके माध्यम से? तो यह है संवाद की शैली, पहला ऑप्शन इसका है। दूसरा ऑप्शन है बातचीत की शैली। तीसरा ऑप्शन है भाषण की शैली। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें हम देखते हैं संवाद की शैली। नहीं, संवाद की शैली नहीं, मेन रूप से वो हमें बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, सही अर्थों में इसका ऑप्शन हो जाएगा बातचीत की शैली। भाषण की शैली भी हमें नहीं बता रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बातचीत की शैली। ठीक है, तो यहीं पे हम ये क्लास समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक्स और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।